हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं अपने ओशियनोग्राफी एमसीक्यूज की तरफ में ही। 70 क्वेश्चन अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए, उससे आगे आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने महासागरों के ज्वारों की उत्पत्ति के नहर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नहार नहीं है, ये नहर सिद्धांत है, ठीक है। इसका प्रतिपादन किया था जीवी एयरी के द्वारा, विलियम बेवेल के द्वारा, एच.ए. हैरिस के द्वारा या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो जो नहर सिद्धांत है ये आप लोगों का दिया गया था एयरी के द्वारा, ठीक है। 1842 में दिया गया था, आप लोगों को पता होगा, एयरी के द्वारा। ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। और हाँ, इसमें ये पूछा जाता है कि सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये सिद्धांत आप लोगों का संबंधित किससे है, महासागरों के ज्वारों की उत्पत्ति से। इनकी व्याख्या करने के लिए ब्रिटिश के विज्ञान रहे थे जो गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री सर जॉर्ज बायडेल एयरी। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था जिसका नाम था नहर सिद्धांत। 1842 में ये सिद्धांत इनका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मंग तट पर सागरी तट में सेल्फ ब्रेक तक सागरीय अवसादों के निक्षेपण का निम्नलिखित में से कौन सही अनुक्रम है। यानी कि आप लोग चलोगे महाद्वीपीय मंग तट से लेकर के सागर की तरफ में आप लोग जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, रेत, बजरी, रेत एवं पंख तथा पंख। तो क्या आपको देखने को मिलता है, तो इसमें आप लोग क्रम याद रखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बजरी दिखाई देगी, ठीक है। बजरी, बजरी के बाद में आता है आपका रेत, रेत के बाद में आता है रेत एवं पंख और उसके बाद में पंख हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसकी भी यहाँ पे व्याख्या दी गई है, ये देख लीजिए, एक मिनट। सागरी तट से सागर की ओर जाने पर सागरीय अवसादों का आकार जो साइज होता है वो छोटा होता जाता है और बारीक होता जाता है। सागरीय मंग तट पर निक्षेपित अवसादों का बड़े आकार से छोटे आकार का तट से सागरवर्ती अनुक्रम जो होता है, पहले बजरी, बजरी के बाद में रेत, रेत के बाद में पंख होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। निम्नलिखित में से, एक मिनट, चलो, तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से ज्वारों के विषय में कौन सही है। पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य की युति स्थिति कंजंक्शन पोजीशन में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। सूर्य एवं पृथ्वी तथा चंद्रमा की समकोणिक स्थिति पोजीशन ऑफ ओपोजिशन में उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। उष्णकटिबंधीय ज्वार भूमध्य रेखा के सहारे उत्पन्न होता है या फिर, एक मिनट, चलिए, उच्च ज्वार पृथ्वी तथा चंद्रमा की अपभू स्थिति अपोजियन पोजीशन में होता है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो देखिए, युति स्थिति कौन सी होती है, कंजंक्शन की स्थिति कौन सी होती है, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं, तो उस टाइम पर स्थिति जो होती है युति की स्थिति होती है और ज्वार जो आता है वो आप लोगों का उच्च ज्वार आता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। वही जो ऊपर ऑप्शन में दिया गया है वो यहाँ पे आंसर में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जलज हाइड्रोजनस जल में उत्पन्न सागरीय अवसाद नहीं है। फॉस्फोरस, डायटम, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जिप्सम। तो यहाँ पर जलज या फिर जल में उत्पन्न सागरीय अवसाद जो नहीं होगा वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो डायटम है ये क्या हो जाएगा, डायटम आप लोगों का सागरीय अवसाद नहीं होता है, ये क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है। क्या होता है ये, फाइटोप्लैंक्टन होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अभी देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कैसे होते हैं कि जो डायटम होते हैं होते तो सागर में ही है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको डायटम में भी इसको करेक्ट मान के आते, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपन लोगों को ध्यान दे के चलना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सागरों के तटीय मंडल लिटोरल जोन में संबंध में सही कथन है। यह उच्च एवं निम्न ज्वार के तलों के बीच सागरीय नितलस्थ मंडल बेंथिक जोन है। यह महाद्वीपीय मग्न ढालों से दूर तक विस्तृत होता है।
यह महाद्वीपीय मग्न ढालों से आगे तक विस्तृत होता है या फिर यह सागर के लंबवत होता है। तो तटीय मंडल लिटोरल जोन के संबंध में क्या सही है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट होगा? चलिए, तो देखिए जो लिटोरल जोन होता है इसमें आप लोगों का क्या करेक्ट हो जाएगा कि ये उच्च एवं निम्न ज्वार तलों के बीच सागरीय नितलस्थ मंडल बेंथिक जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या भी दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिए। लिटोरल जोन, इसको आप लोग हिंदी में बिलांचली मंडल भी कहते हैं। यह सागरीय नितल सी फ्लोर का वह भाग है जो उच्च ज्वार तल एवं निम्न ज्वार तल के मध्य में स्थित होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सागरीय हिमपात के विषय में सही कथन है? यह सागरीय सतह पर हिमपात स्नोफॉल को दर्शाता है या फिर यह आर्कटिक महासागर पर हिमपात को दर्शाता है, यह सागरीय नितल सी फ्लोर पर अति लघु एवं सूक्ष्म अवसादों के लगातार गिरने को दर्शाता है, या फिर यह सागरीय सतह पर अवसादों के लगातार गिरने को दर्शाता है। तो सागरीय हिमपात के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, जो सही कथन है वो कौन सा होगा? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि यह सागरीय नितल सी फ्लोर पर अति लघु और सूक्ष्म अवसादों के लगातार गिरने को आप लोग क्या बोलते हो? सागरीय हिमपात बोलते हो। तो यहाँ पे आप लोगों का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या यहाँ पे दी गई है, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। वैसे तो आप लोग इसको ऊपर पढ़ ही लिया है। जो महासागरों में जल के अंदर सूक्ष्म आकार के छोटे छोटे अवसाद होते हैं, उनके सागरीय तली पर लगातार गिरते रहने को ही आप लोग सागरीय हिमपात कहते हैं। देखने में स्थलीय भागों पर गिरने वाले हिमतूल स्नोफ्लेक्स की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्रजात सागरीय अवसाद है? लाल मृत्तिका, हरी पंख, मैग्नीज नोड्यूल्स या फिर नीली पंख? क्या हो जाएंगे तत्रजात सागरीय अवसाद? ऑथिजीनियस। तो इसमें आप लोगों का जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? मैग्नीज नोड्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे आपको तत्रजात का बताया गया है। तो ये क्या होता है? धातुओं वाले अवसादों को क्या कहा जाता है? तत्रजात अवसाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरीय अवसाद सेडिमेंट्स में किसमें कैल्शियम कार्बोनेट का सर्वाधिक परसेंटेज होता है? टेरापॉड ऊज में, डायटम यूज में, रेडियोलेरियन यूज में या फिर ग्लोबिजेरिना ऊज में? तो कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का जो सबसे ज़्यादा यानी परसेंटेज जो होता है 80% के करीब में यहाँ पे मिलता है आपको टेरापॉड यूज में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, टेरापॉड ऊज का निर्माण मोलस्क जीव टेरापॉड द्वारा होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 80% होती है और ये चूना प्रधान ऊज की श्रेणी में आता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बेलेज गहरे सागर का सागरीय निक्षेप है? कोबल्स बड़े कंकड़, कंकड़ पेबल्स, बजरी ग्रेबल्स, लाल मृत्तिका, रेड क्ले? तो कौन सा हो जाएगा जो कि गहरे सागर का सागरीय निक्षेप होता है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो गहरे सागर में पाए जाते हैं वो आप लोगों की रेड क्ले होती है। ओके, रेड क्ले या फिर लाल मृत्तिका होती है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए इसकी व्याख्या दी गई है, लाल मृत्तिका सागर नितल पर पाए जाने वाले पैलेजिक सागरीय अवसादों का एक प्रकार है। विश्व के सभी महासागरों के नितल फ्लोर्स पर 104 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लाल मृत्तिका का वितरण पाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप लोगों ने करेक्ट कर लिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चलो, निम्नलिखित सागरीय किनारों शोर लाइन्स में किसका निर्माण सागर तल में धनात्मक परिवर्तन के कारण होता है? जलमग्न सागरीय किनारा शोर लाइन ऑफ सबमर्ज, उदासीन तटस्थ सागरीय किनारा न्यूट्रल शोर लाइन,
उन्मग्न सागरीय किनारा, शोर लाइन ऑफ इमरजेंस, या फिर मिश्र कंपाउंड सागरीय किनारा। तो यहाँ पे आप लोगों से धनात्मक पूछा गया है। इससे पहले कल जो अपन लोगों ने क्वेश्चन किया था उसमें ऋणात्मक पूछा गया था। तो अब धनात्मक में कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, जब ऋणात्मक था तो वो आप लोगों का इमरजेंस था, और अब धनात्मक इसमें पूछा गया है तो वो आप लोगों का सबमर्जेंस हो जाएगा, यानी कि जलमग्न किनारा होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। जो धनात्मक में आप लोग याद रखेंगे सबमर्ज होता है, और ऋणात्मक में आप लोगों का इमरजेंस होता है। चलो आगे बढ़िए। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, ये देख लीजिए इसकी व्याख्या। सागर तल में धनात्मक परिवर्तन का अर्थ होता है सागर तल में वृद्धि, अर्थात सागर तल का ऊपर उठना, यानी कि जो सी लेवल होता है वो ऊपर उठ जाता है, यानी कि सी लेवल राइज हो जाता है, तो वो आप लोगों का सबमर्जेंस होता है। सागर तल के ऊपर उठने में सागर तटीय भाग जलमग्न हो जाते हैं, यानी कि जो सागर का तट भाग होता है वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर जल आ जाता है, तो वो जलमग्न हो जाता है। और इस तरीके के सागरीय किनारों को जलमग्न सागरीय किनारा कहते हैं। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सन 1919 में डब्ल्यू जॉनसन द्वारा प्रस्तुत सागरीय किनारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? जलमग्न सागरीय किनारा, उन्मग्न सागरीय किनारा, उदासीन या फिर तटस्थ, न्यूट्रल सागरीय किनारा, ज्वालामुखी सागरीय किनारा। तो 1919 में डब्ल्यू जॉनसन के द्वारा सागरीय किनारों का वर्गीकरण किया गया था। कितने में किया गया था और इनमें से कौन सा नहीं था? तो देखिए 4 प्रकारों में इन्होंने वर्गीकरण किया था जॉनसन के द्वारा, जिनमें से आप लोग याद रखें तो ज्वालामुखी जो सागरीय किनारा है ये इनका कोई भी किनारा नहीं था। ठीक है, तो डी ऑप्शन आप कर। For that, you'll have चलिए यहाँ पे देख लीजिए इसकी व्याख्या। डब्ल्यू जॉनसन ने 1919 में सागरीय किनारों शोर लाइन्स को 4 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया था। पहला था इनका जलमग्न किनारा, दूसरा था उन्मग्न किनारा, तीसरा था उदासीन किनारा, और चौथा था इनका मिश्र या फिर कंपाउंड किनारा। ओके, इन चारों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित तरंग अपवर्तित सागरीय चबूतरों प्लेटफॉर्म में से किसका निर्माण कार्बोनेट सेलों पर होता है? गहरा किया हुआ प्लेटफॉर्म, डीपेंड प्लेटफॉर्म, या फिर घोल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म, तटरेखा प्लेटफॉर्म, तूफान तरंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो कि तरंग अपवर्तित सागरीय चबूतर कौन से नहीं होंगे? अच्छा, कार्बोनेट सेलों पर होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा घोल या फिर सॉल्यूशन जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो आप लोगों के कार्बोनेट सेलों पर होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे व्याख्या दी गई है। घुलन क्रिया सेलो यथा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट पर होती है, अतः जहाँ पर सागरीय तट कार्बोनेट सेल वाले होते हैं वहाँ पर घुलन क्रिया द्वारा सागरीय प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हेमीपैलेजिक निक्षेप प्रवाल पंख में होते हैं, यानी कोरल मड होते हैं। एपीपैलेजिक निक्षेप हरी पंख में होते, तटीय निक्षेप बड़े कंकड़ होते हैं। भूमध्य स्थलीय निक्षेप ये नीली पंख होते हैं। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो हेमीपैलेजिक निक्षेप प्रवाल पंख के बता रहे हैं। तो प्रवाल पंख कैसे होते हैं? ये आप लोगों के भूमि निक्षेप यानी कि स्थलीय निक्षेप होते हैं, ना कि हेमीपैलेजिक होते हैं। तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है। बाकी के सभी कैसे हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन बढ़ती गहराई के साथ महासागरीय निक्षेपों का सही अनुक्रम है? नीले पंख, लाल पंख, हरी पंख, प्रवाल पंख और ज्वालामुखी पंख। पंखों के आप लोगों को दिए गए, इनका निक्षेप आप लोगों को बताना है गहराई के साथ में। सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद में किसका जवाब होता है, उसके बाद में किसका जवाब होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों का नीला पंख होता है, नीले पंख के बाद में लाल पंख, लाल के बाद में हरी पंख, हरी के बाद में प्रवाल पंख और उसके बाद में आपका ज्वालामुखी पंख होता है। तो जो पहला ऑप्शन आप लोगों का दिया गया है सभी क्रम यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन जैव जनित बायोजीनियस सागरीय निक्षेप नहीं है? लाल मृतिका, रेड क्ले, रेडियोलेरियन ऊज, डायटम ऊज या फिर ग्लोबिजेरिना ऊज। तो जैव जनित बायोजीनियस सागरीय निक्षेप नहीं है, तो उसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा? लाल मृतिका। अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये स्थलीय निक्षेप है। कैसा है ये? लाल मृतिका जो रेड क्ले होती है वो आप लोगों की सागरीय निक्षेप ना होकर के ये स्थलीय सागरीय निक्षेप होता है, यानी कि भूमिज होती है ये। तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित सागरीय अवसादों में कौन जलज अवसाद सेडिमेंट्स हैं? रेडियोलेरियन ऊज, कंकड़, पेबल, कोबल्स या फिर सिल्ट। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे जलज अवसाद सेडिमेंट्स? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो आप लोगों के जलज अवसाद होते हैं इसमें आपका रेडियोलेरियन ऊज हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पे इसकी थोड़ी सी व्याख्या दी है, इसको भी देख लीजिए। प्लैंकटन एवं बेंथन समुदाय के एक कोशिका वाले रेडियोलेरियन जंतु के अस्थि पंजरों से निर्मित सागरीय अवसादों को रेडियोलेरियन ऊज कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तटीय सागरीय निक्षेप है? नीली पंख, लाल पंख, टेरापॉड, ऊज या फिर बजरी। तो तटीय सागरीय निक्षेप में आप लोग याद रखेंगे बजरी को, ग्रेबल्स को। ठीक है, ये आप लोगों के कहा होते हैं तटीय सागरीय निक्षेप होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तटीय लिटोरल सागरीय निक्षेप नहीं है? रेत है, हरी पंख, ग्रीन मड है, बजरी है या फिर कंकड़ है। तो इसमें अभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया है क्या होगा। जो तटीय सागरीय निक्षेप नहीं है तो वो आप लोगों का हरी पंख हो जाएगा, ग्रीन मड हो जाएगा। ये तटीय सागरीय निक्षेप नहीं है क्योंकि ये क्या है? हेमीपेलेजिक निक्षेप है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही नहीं है? सागरीय जल की लवणता तथा घनत्व में धनात्मक सहसंबंध होता है। बाष्पीकरण एवं महासागर लवणता में धनात्मक सहसंबंध होता है। सागरीय जल शीघ्रता से जमता है और महासागरीय लवणता सागरीय जीवों को प्रभावित करती है। कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा वो आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो सागरीय जल शीघ्रता से जमता है। बताओ शीघ्रता से जमता है क्या? अगर सागर का जल जम जाएगा तो आप लोग क्या करोगे? शिप कहाँ पे चलेंगे अगर जल जम जाएगा तो ये आप लोगों का सी ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत है, बाकी के सभी करेक्ट हो जाएंगे और जो गलत है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लीजिए। जो सागरीय जल कैसा होता है? खारा होता है, इसलिए वह शीघ्रता से नहीं जमता है बल्कि देर से जमता है। ताज़ा जल जो फ्रेश वाटर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जम जाता है, परंतु जो सागरीय जल होता है 28.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जमता है। ओके, चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भूमिज स्थलीय यानी टेरेजिनियस सागरीय निक्षेप नहीं है? कालकेरियस ऊज, लाल पंख, मृतिका या फिर बजरी। तो भूमिज या फिर स्थलीय निक्षेप कौन सा नहीं होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे जो टेरेजिनियस निक्षेप नहीं होगा वो आप लोगों का कैलकेरियस ऊज हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। चलिए ये व्याख्या दी गई है इसकी। सभी प्रकार के ऊज जो होते हैं सागरीय निक्षेप होते हैं क्योंकि इनका निर्माण सागरीय जीवों के अस्थिपंजर से होता है। कैलकेरियस ऊज एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट पंख होती है जिसका निर्माण सागरीय जल में तैरने वाले जीवों के अस्थिपंजर के सागरीय नितल सी फ्लोर पर निक्षेप होने से होता है। तो ये आपके क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैलकेरियस ऊज इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जलीय हाइड्रोजीनियस अवसाद सागरीय अवसाद नहीं है? ज्वालामुखी राख, मैग्नीज नोडल्स, फॉस्फेट्स या फिर जिप्सम। तो सागरीय अवसाद नहीं है, वो भी जलीय। तो इसमें आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? ज्वालामुखी राख। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी ये व्याख्या दी गई है
कि देखिए जो ज्वालामुखी राख है ये एक स्थलीय या फिर भूमिज अवसाद होती है जो कि स्थलीय भागों पर ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार से निकली राख महासागरों में पहुंचती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखीय मंडल में न्यून सागरीय लवणता होती है, भूमध्य रेखीय मंडल में अधिकतम वर्षा होती है। यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही है, साथ में आर एक ही सही से व्याख्या भी कर रहा है, और भी ऑप्शन नीचे दिए गए, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। तो देखिए जो भूमध्य रेखीय मंडल है वहाँ पे जो सागरीय लवणता कैसी होती है, न्यून होती है। क्यों न्यून होती है? क्योंकि वहाँ पे जो वर्षा होती है वो अधिकतम होती है, जिसके कारण वहाँ पे ताज़ा जल सागर में मिलता है, और जब ताज़ा जल सागर में मिलेगा तो वहाँ पे उसकी लवणता क्या होगी, कम होती है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, साथ में आर ए की व्याख्या भी हो जाएगी। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन महासागरीय लवणता के लंबवत वितरण में संबंध में सही है? यह निम्न अक्षांशों में 300 से 1000 मीटर की गहराई मंडल में नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। उच्च अक्षांशों में 300 से 1000 मीटर की गहराई मंडल में गहराई के साथ में लवणता घटती जाती है। 300 से 1000 मीटर की गहराई मंडल में लवणता में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। महासागरीय जल की ऊपरी परत में लवणता अधिकतम होती है। तो अब यहाँ पे कौन सा आंसर आप लोगों का सही है ये पूछा गया है। तो देखिए जो आपका महासागरीय जल की ऊपरी परत में लवणता अधिकतम होती है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, ये देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, इसको पढ़ लीजिए। सामान्यतः महासागरीय जल की ऊपरी परत में अधिकतम लवणता पाई जाती है। इस पर अधिकतम लवणता वाली ऊपरी परत तथा न्यूनतम लवणता वाली निचली परत का एक संक्रमण मंडल 300 मीटर से 1000 मीटर की गहराई तक इनके द्वारा अलगाव होता है, और इस तीव्र लवणता परिवर्तन वाले मंडल को आप लोग हेलोक्लाइन मंडल भी कहते हो। ओके, चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन महासागरीय लवणता के संबंध में सही नहीं है? औसत लवणता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर में घटती जाती है। 35% की औसत लवणता 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पाई जाती है। विषुवतरेखीय प्रदेश में उष्णकटिबंधीय प्रदेश की तुलना में कम लवणता पाई जाती है। हेलोक्लाइन परत में सर्वत्र समान लवणता होती है। अब सही नहीं है कथन पूछा गया है, तो देखिए जो हेलोक्लाइन परत में सर्वत्र समान लवणता होती है, नहीं, आप लोगों ने उसको रेखा को देखा होगा, जो हेलोक्लाइन मंडल बनता है एकदम ऊंचाई से गहराई में जाता है, तो वो एकदम समान लवणता वाला क्षेत्र थोड़ा ना होता है, कहीं पे बड़ी होती है ज़्यादा, कहीं पे कम होती है। तो डी ऑप्शन आप, चलो तो यहाँ पे इसकी ये व्याख्या, निम्नलिखित अक्षांशों में हेलोक्लाइन परत 300 से 1000 मीटर की गहराई वाला मंडल होता है, और इसमें गहराई के साथ में लवणता घटती जाती है, परंतु उच्च अक्षांशों में हेलोक्लाइन परत में बढ़ती गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, और जो हेलोक्लाइन परत होती है सर्वत्र लवणता का वितरण समान नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महासागरीय जल के गैसीय संगठन में निम्नलिखित गैसों में से किस गैस का परसेंटेज हिस्सा सबसे अधिक होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड का? तो यहाँ पे गैस का परसेंटेज हिस्सा पूछा गया है महासागरीय जल के गैसीय संगठन में, तो इसमें आप लोगों का क्या करेक्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल, जलमंडल और स्थलीय जैव मंडल में मिलाकर जितना सांद्रण है उसके 93% भाग पर महासागरीय जल है, तथा महासागरीय जल के गैसीय संगठन में कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा कितना है? 77% है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में किसका महासागरीय जल में सर्वाधिक सांद्रण कंसंट्रेशन होता है?
मैग्नीशियम में, लोहा में, सिलिकॉन में या फिर फॉस्फोरस में। तो इसमें आप लोगों का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा सिलिकॉन। ओके, सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, महासागरीय जल की ऊपरी सतह में सिलिकॉन का सांद्रण 30 ppb होता है पार्ट पर बिलियन, परंतु गहरी परतों में इसका सांद्रण घटकर कितना हो जाता है 4 ppm पार्ट पर मिलियन हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए, आपके 2 ऑप्शन नीचे हैं, उनको आप लोग ध्यान कर लीजिए, मैं बोल दूंगी। महासागरीय लवणता ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में साग, हिमटोपियों एवं आउटलेट हिमनदों की हिम पिघलती है, जिसके कारण क्या होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर न्यूनतम होती है लवणता। तो अब यहाँ पर दिया गया है ए और आर दोनों सही है, साथ में आर ए की व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही भी दी गई है। तो चलिए, यहाँ पे जो पहला दिया गया है कि जो महासागरीय लवणता होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम होती है। क्यों न्यूनतम होती है? क्योंकि वहाँ पे हिम होती है, हिमटोपियाँ, और जो आउटलेट्स हिमनद होते हैं उनकी बर्फ पिघलती है। पिघलने के कारण उनका जो पानी है वो थोड़ा सा मीठा होता है। आप लोगों को कभी भी ध्रुवीय क्षेत्रों में जाकर के देखिएगा, वहाँ का जो चोटियों का पानी पी के देखिए, वो मीठा आपको लगेगा। तो ये कैसा, इसके कारण जो लवणता होती है वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही से व्याख्या भी है। चलो आगे बढ़िए, ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इसकी व्याख्या पूरी दी गई है, काफ़ी ईजी है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। निम्न के कथनों में से कौन कथन महासागरीय लवणता के संबंध में सही नहीं है? हिम के पिघलने से जनित हिमद्रवित जल के मिलने से लवणता में वृद्धि होती है। उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण लवणता में वृद्धि होती है। विभिन्न संगठनों वाले जल के मिश्रण से लवणता में विभिन्नता होती है। महासागरीय धाराओं तथा प्रचलित पवनों के कारण लवणता में स्थानिक विभिन्नताएं, स्पाशियल वेरिएशंस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? लवणता के संबंध में सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए, जो हिम के पिघलने से जनित हिम द्रवित जल के मिलने से लवणता में वृद्धि नहीं होती है, बल्कि लवणता में कमी होती है। तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही नहीं है, इसीलिए आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कभी कभी आपको आंसर शो हो जाता है, तो उसको आप लोग दिमाग पे ना लें। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन महासागरीय जल की तापीय दशा के विषय में सही नहीं है? महासागरीय जल का दैनिक तापांतर 300 फीट की गहराई के बाद रुक जाता है। महासागरीय जल का तापमान बढ़ती गहराई के साथ में समान रूप से घटता जाता है। महासागरीय जल का वार्षिक तापांतर 300 फीट की गहराई के बाद में रुक जाता है। या फिर महासागरीय जल के तापमान में कमी भूमध्य रेखा से ध्रुव तक समान रूप से नहीं होती है। तो अब यहाँ पर तापीय दशा के विषय में पूछा गया है, और वो भी सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला सेकंड ऑप्शन दिया गया आप लोगों को, महासागरीय जल का तापमान बढ़ती गहराई के साथ में समान रूप से घटता है, समान रूप से नहीं घटता है, ठीक है, ये आपका असमान रूप से घटता है। तो यहाँ पे आप लोगों का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये इसकी व्याख्या दी गई, इसको देख लीजिए। जो महासागरों में बढ़ती गहराई के साथ में तापमान घटता तो है, परंतु समान रूप से नहीं। एक तरह से 2000 मीटर की गहराई के बाद में महासागरीय जल के तापमान में गिरावट होती ही नहीं है। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन महासागरीय जल के घनत्व के संबंध में सही नहीं है? पाइक्नोक्लाइन परत महासागरों के प्रकाशित मंडल को दर्शाती है। पाइक्नोक्लाइन परत महासागरीय जल के आयतन के लगभग 18% जल का प्रतिनिधित्व करती है। पाइक्नोक्लाइन परत में सूर्य की किरणें सीधे प्रवेश कर जाती हैं। 1000 मीटर की गहराई के बाद महासागर की मोटी एवं गहरी परत डीप लेयर महासागरीय जल के सकल आयतन के 60% भाग को धारण करती है। तो यहाँ पे आप लोगों का कौन सा आंसर करेक्ट होगा, वो आप लोगों से पूछा गया है। वो भी जल के घनत्व में कौन सही नहीं है, ये पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि जो 1000 मीटर की गहराई के बाद में
महासागर की मोटी एवं गहरी परत महासागरीय जल के सकल आयतन का 60% भाग को धारण करती है। तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का कितना होगा 82%। ओके, तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। जो पाइक्नोक्लाइन परत होती है यानी कि 1000 मीटर की गहराई वाले भाग के नीचे की परत होती है, उसमें संपूर्ण महासागरीय जल के कुल आयतन का 82% भाग निहित होता है। तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन, और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर।